बहुत ही उस टेक्स्ट को बोरिंग फील करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ समझ नहीं आता, वोकैबलरी बहुत डिफ़िकल्ट है, द टेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। Hi, my name is Amna. I'm a professional English language teacher and I've been teaching for past 5 years. And in this video, we are going to talk about how we can deal with this problem, the problem of being getting frustrated when we start our academic reading, और द प्रॉब्लम जिससे हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमें कोई वर्ड, हमें टाइटल समझ में नहीं आता। तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिसके ज़रिए आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आपकी वाली प्रॉब्लम। अच्छा जी, सी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक वीडियोज़। सो मेरी वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यू कैन से क्या होती हैं, बहुत एडिटेड नहीं हो सकती हैं। ये बहुत प्लेन बेसिक प्लेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो कि आपके सामने है, ठीक है। रीडिंग के हवाले से मैं बता दूं जिनको नहीं आइडिया, रीडिंग में आपको 60 मिनट्स का आपकी रीडिंग होगी, 33 उसके अंदर सेक्शंस होंगे और 40 क्वेश्चंस होंगे। सो जो आज हम सेक्शन कवर करेंगे वो एक ही सेक्शन है, ठीक है। 3 सेक्शंस होते हैं, देयर विल बी 2 मोर सेक्शंस एंड देन यू विल हैव 40 क्वेश्चंस ओवरऑल, ठीक है। अब जो पहला सेक्शन है इसके जो क्वेश्चंस है 1 till 13 है। अच्छा जी, अगर आपको और भी कुछ आइल से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी वीडियो देखनी है, सो आई हैव आल्सो रिकॉर्डेड वन मोर वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है आइल्स के, वो भी आप देख सकते हैं। एंड आई विल आल्सो अपलोड देयर इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छा जी, जो ये टेक्स्ट है ये ईजिली डाउनलोडेबल है, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर आपने देखा होगा जो सैम्पल रीडिंग टेक्स्ट है उनमें से एक है, तो ये आप भी आराम से देख सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। मैं भी आपको ये टेक्स्ट दिखा सकती हूँ। अच्छा जी, अब द पॉइंट इज़ जब हमारे सामने टेक्स्ट आता है तो हम क्या करते हैं कि हम वी जस्ट जंप टू रीड इमीडिएटली और हम नहीं देखते हैं कि वो ओवरऑल टेक्स्ट क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, हमें इसको स्किम करने की ज़रूरत है। स्किम करने का मतलब ये है कि आप पूरे टेक्स्ट का एक ओवरऑल आइडिया ले लें। अब उससे दो फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा पहला ये है कि आपका थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर हो जाता है, आपको एक पहले ही पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ना पड़ता अपने दिमाग को उसके ऊपर इंगेज करने के लिए। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको आंसर करने में बहुत हेल्प हो जाता है, ठीक है। सो आपका माइंड जब प्रिपेयर्ड होगा फॉर रीडिंग ओनली देन यू विल बी एबल टू रीड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ है वो क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ओवरऑल व्यू देखना। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है वो है आपका रीडिंग टाइटल। अगर मैं रीडिंग टाइटल देखूँ, ये जो टाइटल ऑफ द टेक्स्ट है ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रो रिसेप्शन। सी, थ्रू आउट दिस स्किमिंग स्ट्रैटेजी आई विल बी थिंकिंग अलाउड। जो मेरे दिमाग में आ रहा है और जो प्रॉबेबली आपके दिमाग में चलेगा, मैं उसको आई विल बी थिंकिंग दैट अलाउड। सो मोस्टली जो चीज़ें होंगी वो उर्दू में ही होंगी, क्योंकि जो हम सोचते हैं और हमारा दिमाग जिस तरह से काम कर रहा है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें, क्योंकि आपका दिमाग भी इसी तरीके से काम करेगा अगर है तो। ओके, सो इलेक्ट्रो रिसेप्शन, इलेक्ट्रो रिसेप्शन ये वर्ड तो बड़ा ही न्यू है, मैंने तो नहीं सुना। इसका मतलब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन। इलेक्ट्रो का मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी या कुछ इससे लिंक्ड है। रिसेप्शन, रिसेप्शन एक चीज़ तो वलीमा होता है, दूसरा रिसेप्शन में भी रिसीव, रिसीव से रिलेटेड हो सकता है कुछ। अच्छा पता नहीं, इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। अच्छा जी, ये पूरा पैसेज है, ओके। इसमें क्या है, इसमें मैं हर पैराग्राफ से पहले ए बी और सी है। अच्छा, तो इसका मतलब है इन्होंने हर पैराग्राफ से पहले एक हर पैराग्राफ को एक लेटर दे दिया है, ओके। इसका फ़ायदा क्या होगा, चलें देखते हैं, आगे जाके पता लगेगा। ओके, ये चीज़ है, ओके। एच तक पैराग्राफ्स हैं और एच तक, ओके ठीक है, ए से एच तक हमारे पास पैराग्राफ्स हैं और हर पैराग्राफ को उन्होंने लेटर दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 till 6 हैं, उसमें कह रहे हैं कि रीडिंग पैसेज के जो हैं 8 पैराग्राफ्स, 8 till एच, हाँ हमने देख लिए। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग मतलब ये वाली, ओके ये वाली इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये इंफॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ के अंदर होगी। तो क्या ये अलग अलग होगी, देखते हैं। राइट द करेक्ट लेटर ए टिल एच इन बॉक्सेस 1 till 6 इन ऑन योर आंसर शीट। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगर ये वाली चीज़ हाउ इलेक्ट्रो रिसेप्शन कैन बी यूज टू हेल्प फिश रिप्रोड्यूस, तो ये जिस पैराग्राफ में होगी तो मुझे उस पैराग्राफ का लेटर लिखना है।
अच्छा फॉर एग्जांपल अगर ये एच पैराग्राफ में होगी तो मैं इसका आंसर लिखूंगी एच। ओ, इसका मतलब है मुझे ये पता होना चाहिए कि हर पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो जब मुझे ये पता होगा कि हर पैराग्राफ में क्या बात हुई है तो तभी मैं इस वाली चीज़ को आंसर कर पाऊंगी। ओके, तो ये एक सवाल है। अच्छा, फिश रिप्रोड्यूस, कुछ फिश से रिलेटेड लग रहा है पैराग्राफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 till 9, लेबल द डायग्राम। डायग्राम कहाँ गई? अच्छा, ये रही डायग्राम। ओ फिश, ये तो शार्क लग रही है। शार्क है, फिश का है। चलो जो भी चीज़ें हैं ये, अच्छा ये सी लग रहा है, ये शार्क लग रही है, ये लंबी लंबी लाइनें। बारिश तो नहीं हो सकती, रेन के ड्रॉपलेट्स बनाते हैं लोग, तो उसका मतलब है कोई और चीज़ है। लेकिन इसमें शार्क भी हो सकती है, फिश का तो है, हमें आइडिया है। अच्छा, तो ये टेक्स्ट जो है वो कुछ ना कुछ ओशन या फिशेस वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। लेबल द डायग्राम, तो हमें ये बताना है ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये लाइन क्या चीज़ है ये बताना है, ये क्या है। ओके, ये तो फिंस लग रहा है, लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, शार 7, अच्छा 7 8, अच्छा ये चीज़ जहाँ 7 का जो आंसर है वो हमें यहाँ लिखना है, 8 का जो आंसर है वो यहाँ लिखना है, 9 का जो आंसर है वो यहाँ लिखना है। अच्छा, वो आंसर क्या लेटर्स में होगा, किस में होगा? चूज़ नो मोर देन 2 words फ्रॉम द पैसेज। ओके, तो इसका आंसर हमें पैसेज में ही मिलेगा। इसका मतलब है कि हम पैसेज के ही वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, हमें किसी सिनोनिम को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो मोर देन 2 words, 2 words नहीं होंगे, या तो एक होगा या दो होंगे, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम फिलिंदा ब्लैंक्स कर रहे हैं तो या तो एक वर्ड आएगा उसके अंदर या तो वो दो होंगे, दो से ज़्यादा होगा तो वो गलत होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 से 13 क्या है? कंप्लीट द समरी बिलो। अच्छा, ये पूरी समरी है। समरी में क्या है? शार्क अटैक। अच्छा, देखा, हमने देखा था ना वो शार्क है, इसका मतलब है कि जो ये पैसेज है वो शार्क या फिशेस से रिलेटेड है। ओके, कंप्लीट द समरी बिलो, ये पूरी समरी है। और उस समरी को में भी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस, नो मोर देन 3 words। इसका मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ 2 words अलाउड थे और यहाँ पे 3 words हम लिख सकते हैं। वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, फ्रॉम द पैसेज का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी अंग्रेज़ी को इस्तेमाल करें, जो पैसेज के अंदर वर्ड्स हैं हम वो ही लिख सकते हैं। राइट और आंसर्स इन बॉक्सेस 10 till 13, ठीक है, हमें से वैसे। तो हमने, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये वाले उसमें वर्ड्स आएंगे पैसेज से, 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये वाले उसमें भी वर्ड्स आएंगे, वो भी पैसेज से आएंगे, लेकिन ये 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर लेटर आएगा, यहाँ पर A till H में से लेटर आएगा और इससे नहीं होगा। चलो, साउंड्स गुड। तो सो फार हमें जो लग रहा है ना वो ये है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसका सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं, सिर्फ हमें आइडिया लेना है, ठीक है। हम आइडिया लेते हैं। ओपन योर आइज इन द सी वाटर एंड इट्स डिफिकल्ट टू सी मच मोर देन अ मर्की ग्लेरी ग्रीन कलर। अगर हम अपनी आंखें खोलते हैं पानी में तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। मर्की, तो मर्की से तो कुछ मडी मडी लग रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये बात तो सही है, जब हम आंखें खोलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, हमें नज़र नहीं आता। साउंड्स टू आर गार्बल्ड। गार्बल्ड का क्या मतलब है? एंड डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। हाँ, साउंड्स भी जो हैं उसको समझने में, मतलब साउंड्स भी हमें समझ में नहीं आते, जब हम पानी में होते हैं हमें नज़र भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता, ठीक है। विदाउट स्पेशलाइज इक्विपमेंट ह्यूमन वुड बी लॉस्ट इन दीज डीप सी हैबिटेट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स का मतलब है वो जो नहीं अजीब अजीब से पाइप मुंह पे लगा के जाते हैं। अच्छा, जो डाइवर्स होते हैं, ओके, तो हाँ ये बात है कि हम अगर वो इक्विपमेंट्स ना हो ह्यूमंस के पास तो वो तो ना सुन पाए ना वो देख पाए। सही बात है। चलो आगे। सो हाउ डू फिश मेक इट सीम सो ईजी। तो अच्छा, ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम है तो वही सवाल हमसे कर रहे हैं कि फिशेस के लिए ये चीज़ आसान क्यों है। भाई वो फिश है, वो रहती पानी में, उसके लिए तो है, अल्लाह का निज़ाम है। चलें आगे देखते हैं। Much of this due to biological phenomena known as यहाँ पे इलेक्ट्रोरिसेप्शन की डेफिनेशन है। अच्छा अच्छा, क्या है ज़रा देखते हैं। अरे हटो। मच ऑफ दिस ड्यू टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। अच्छा, जो ये इलेक्ट्रोरिसेप्शन है ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, ओके, जिसको हम इलेक्ट्रोरिसेप्शन कहते हैं। अच्छा, जब भी ये डैश आता है कोई ना कोई डेफिनेशन होती है। द एबिलिटी टू परसीव एंड एक्ट अपॉन इलेक्ट्रिकल स्ट्यूमुलाई, वो सलाहियत जो कि परसीव करने में हेल्प करती है, कोई बात समझने में हेल्प करती है, और किसके ऊपर एक्ट करती है? इलेक्ट्रिकल स्ट्यूमुलाई। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। अच्छा, वो सलाहियत जो कि समझने में हेल्प करती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को
के ऊपर एक्ट करने में हेल्प करती है, उसको कहते हैं शायद एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल सेंसेस। ओके, सो इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो है वो सलाहियत है जो कि समझने में और इलेक्ट्रिक सिग्नल को गेट करने में हेल्प करती। किसको करेगी? फिशेस को ही करेगी, क्योंकि हम तो, हमारे लिए तो ये वर्ड यूज़ नहीं होता। देखते हैं आगे जाके। दिस एबिलिटी इज़ नॉट फाउंड इन इक्वेटिक, इज़ नॉट ओनली इज़ ओनली फाउंड इन aquatic and amphibious species because water is an efficient conductor of। अच्छा, ये वाली चीज़ है सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब एक्वामैन याद आ रहा है, एक्वामैन पानी में था, तो उसका मतलब है ये पानी वाले लोगों के लिए यूज़ होता है। एम्फीबियंस, हाँ ये तो पता है, हमने पहले बायोलॉजी में पढ़ा था, मैट्रिक की। अच्छा, तो ये जो चीज़ है ये पानी वाले इनके लिए होती है, स्पीशीज़ के लिए, क्योंकि वाटर जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एफिशिएंट इतना मुश्किल कर दिया, आसान कर देते। वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, सो ये पैसेज जो है ये फिशेस से लिंक्ड है, और इसमें ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से इलेक्ट्रिक सिग्नल लेते हैं। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो उनके अंदर है फिशेस की, तो उसके बारे में है ये। अच्छा, अब बाकी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक नज़र देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू वेरिएंट्स, ओके बोरिंग। अदर क्रीचर कैन गो स्टिल फर्दर हाउएवर, ओहो बोरिंग बोरिंग, कोई खास चीज़ है? पहली पहली लाइन पढ़ के दिखता है। वन फैसिनेटिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्शन नोन एज जैमिंग, जैमिंग अवॉइडेंस। इतना मुश्किल वर्ड्स हैं, समझ में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रो रिसेप्शन कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल डिफेंसेस। ओह, एनिमल डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा, ये लोग, इन लोग की अभी वॉर्स होती हैं, ये लोग भी अपने आप को बचाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है जो इनको मिलते हैं, वो अपने आप को बचा भी सकते हैं इससे। ओके, अच्छी बात है। मैनी पीपल आर फेयर स्विमिंग द बिकॉज ऑफ द शार्क्स। अच्छा, कुछ शार्क का भी यहाँ पे था, ये वाला पैराग्राफ ज़रूर शार्क से लिंक्ड होगा, कि बहुत सारे लोगों को शार्क की वजह से नहीं जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। नॉर्मली, जी में क्या है? नॉर्मली व्हेन ह्यूमंस आर अटैक्ड प्योरली एक्सीडेंट। अच्छा अच्छा, ये लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ओके, होगा। H में क्या, there is much that we do not know, we do not yet know concerning how electroreception functions। अच्छा, अभी भी इलेक्ट्रोरिसेप्शन के बारे में उनको पता है, लेकिन फुली नहीं पता। हमारे साइंटिस्ट इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ही नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, सो ये चीज़ है, ये सीन है बॉस। इसका मतलब है ये सारे, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ हैं उनमें ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट मोड ऑफ, टीचर मोड ऑन। अच्छा जी, तो इस वक्त आप लोगों ने जो काम किया है वो ये किया है, अपने माइंड को प्रिपेयर किया है कि व्हाट द टेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी अबाउट। वन मोर थिंग, यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन योर प्रिडिक्शंस। सो बेसिकली आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, टेक्स्ट किस चीज़ से लिंक्ड है। इस प्रिडिक्शन का फ़ायदा ये है कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है, तो आप पहले ही पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम्स नहीं पढ़ेंगे। या कभी कभार ऐसा होता है, आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर समझ में नहीं आता, फिर स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर पढ़ते हैं, फिर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, और फिर भी आपको लगता है द थिंग्स आर नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है। सो बेसिकली आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है डिफ़िकल्ट किस्म के टेक्स्ट के लिए। अच्छा जी, सो फार हमने क्या किया है, हैव अ लुक, यहाँ पे मैंने लिखा था ना कुछ, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। ये अगर हम इसको जूम, अरे यार ये कैसे होगा जूम, ये क्यों नहीं नज़र आ रहा? ओहो, इसको पता नहीं कैसे करेंगे, मुझे पढ़ के ही बताना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, सो फार हमने ये देखा है, पहले तो सही था, इसमें कोई टेक्स्ट में ऑप्शंस में देखूं, अगर 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 छोड़ें, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो सो फार इन दिस वीडियो हमने ये देखा कि आइल्स रीडिंग जो है वो 60 मिनट्स की है। 60 मिनट्स के अंदर हमने ये काम करना है। 3 सेक्शंस हैं और 40 क्वेश्चंस हैं। एट दिस मोमेंट आपको लग रहा होगा कि आपने बहुत ज़्यादा ही, ये तो बहुत ही टाइम लग रहा है इसको ऐसे सोचने सोचने में। देखें, इस वक्त मैं आपको, आई वॉज थिंकिंग अलाउड, तो मैंने ज़्यादा टाइम दिया, मैंने ज़्यादा बोला, क्योंकि मुझे आपको समझाना था, ठीक है, आपको इतना वक्त नहीं लगेगा। एट दिस मोमेंट इफ़ यू आर अ बिगनर, आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो अभी इस वक्त आप मिनट्स के ऊपर ध्यान ना दें, इस वक्त आप सही आंसर देने के ऊपर ध्यान दें। अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया कि मुझे इस लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा पैसेज जो है वो सॉल्व करना है, तो उसका रिजल्ट पता है क्या होगा? रीडिंग एंजाइटी डेवलप हो जाएगी, और उस रीडिंग एंजाइटी की वजह से आप समझ नहीं पाएंगे। वही मैंने रिसर्च किया है, आई एम ऑल्सो अ रिसर्चर, और यही चीज़ जो है मैंने स्टूडेंट्स में आइडेंटिफाई की है कि जब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, वो अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। वेरी सॉरी, ये पता नहीं क्यों इतना छोटा छोटा टेक्स्ट आ रहे हैं,
मैं पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। पहले पार्ट में ये है। अच्छा, इस वक्त हमने क्या किया, हमने किया स्किम द पैसेज, ठीक है। ये एक रीडिंग स्ट्रैटेजी है। किसी भी काम को करने के लिए जब आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं वो काम आसान और बेहतर तरीके से होता है, राइट। इसी तरीके से रीडिंग को अच्छे से करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना होता है, जिसको हम रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं, ठीक है। उसमें से एक स्ट्रैटेजी हमने अभी सीखा है और वो है स्किम द पैसेज। हमने स्किमिंग सीखी है, ठीक है। हम ये काम क्यों करते हैं, टू मेक आवर माइंड फॉर इट। हम चाहते हैं कि हमें पूरा आइडिया हो जाए कि ये क्या चीज़ है। टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जो हमारे दिमाग में इतनी 10 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। अब जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आप मल्टीपल टाइम्स पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा वक्त बर्बाद होता है, राइट। सो हम चाहते हैं कि वो हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, टू गेट द ओवरऑल व्यू ऑफ द टेक्स्ट। और इसका एक और चीज़ हमने देखी कि हमने पूरा एक ओवरऑल, हमें अब पता है, अभी हमने पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे टेक्स्ट क्या, आप फिंगर टिप्स पे बता सकते हैं। इलेक्ट्रो रिसेप्शन है कोई चीज़, और उसका बड़ा इलेक्ट्रो रिसेप्शन क्या है, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो कि जो फिशेज होती है ना वो एक दूसरे को देती, सी। ये आपको समझ में आ गया है। हालांकि ये डिफ़िकल्ट था, जब हमने पहले लुक में देखा तो वो डिफ़िकल्ट सा वर्ड लग रहा था, हमें पता भी नहीं था इस वर्ड का मतलब क्या है, बट हमने सिर्फ और सिर्फ स्किम करके ही आइडिया कर लिया। अच्छा जी, हमने हाउ किस तरह से किया, वॉच द वीडियो वेयर आई हैव, ओके, हमने किस तरह से किया, मेरी अपनी ही वीडियो देखें जो कि मैंने अभी इस वक्त रिकॉर्ड कर रही हूँ। रीड क्वेश्चंस, फर्स्ट पैराग्राफ, टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ द रिमेनिंग पैराग्राफ्स। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको किस तरह से करना है तो आपने इस तरह से, जिस तरह से मैंने स्किम किया वो देखें, क्वेश्चंस को पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाता है। पहले और एक और चीज़ ये कि पहला पैराग्राफ कंप्लीट पढ़ें, ठीक है। बाकी सारे पैराग्राफ्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करें। And topic sentences of the remaining paragraph. Topic sentences are the sentences which holds the central idea of of a paragraph. तो आप पहले पहले सेंटेंस पढ़ लें, मोस्टली वहीं पर ही आपको टॉपिक सेंटेंस दिख जाएगा, ठीक है। सो हमने ये काम करना है, ठीक है। अब स्किमिंग के बाद हमें जो पता है टेक्स्ट के बारे में वो क्या है, हमें ये पता है कि ये सी या फिश से रिलेटेड है। यार ये पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा मुझे, इसको ज़रा इसका वो होना चाहिए था, खैर है। तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है, सी और फिश से रिलेटेड है, ऑल राइट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिशेस गिव टू ईच अदर, हमें ये पता लगा कि ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन है, और इलेक्ट्रो रिसेप्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो हैं वो एक दूसरे को फिशेस जो देती हैं। अच्छा, ई आर क्या है, मैंने ई आर जो है इलेक्ट्रो रिसेप्शन को वो कर दिया है, शॉर्ट फॉर्म बना दिया। फंक्शंस ऑफ द फिश टू सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ये किसका फंक्शन है, फिश का। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रोसीजर ऑफ फिशेस या मैकेनिज्म ऑफ फिशेस, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। सो मेरा जो मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ वो ये बताती हूँ कि जब आप कोई चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ें, इसको ब्रेक डाउन करें आसान अल्फाज के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए ये हो सकता है कि आप ये वाले नोट्स जो हैं वो साइड पे लिखते जाएं, या आपके पास एक अगर आप कंप्यूटर बेस भी देते हैं तो आपके पास एक पेपर मिलता है आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटा छोटा अपना जो नोट्स होते हैं उसमें स्पेलिंग एरर हो, कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके दिमाग को आइडिया हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखें और अपने नोट्स बनाएं। अच्छा जी, नॉट कंप्लीट नॉलेज, हाँ हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि अभी तक ह्यूमन साइंटिस्ट को जो है पूरा नहीं पता कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन किस तरह से वर्क करती है, हमें ये आइडिया है। ई आर हेल्प्स इन सेविंग दैम, या हमने देखा एनिमल डिफेंसेस वाला पॉइंट कि जो ये वाला प्रोसेस है ना जिसमें ये लोग एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, तो हम जिस तरह से मोबाइल कॉल करते हैं वही कि ये प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से जो है ये वाला काम कर दो, तो इस तरह से उनका सिग्नल भेजने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन। तो ये जो चीज़ है उनको एक दूसरे को बचाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब ये नोट्स अगर आप देखेंगे ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश के अंदर हैं और बहुत ही आसान लिखे हुए हैं। सो मैं बस ये चाह रही हूँ कि जब आप लिखें, क्यों, क्योंकि ये भाई मुश्किल वर्ड्स ऑलरेडी लिखे हैं ना, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस मुश्किल वर्ड से आप क्या समझ पाए हैं आप वो छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है। तो इससे पता है क्या होगा, जो वो वाला उस प्रोसेस से, फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस से आप गुजरते हैं कि जब आप एकेडमिक आइल्स रीडिंग देखते हैं तो बड़ी ही कोई अजीब व गरीब किस्म की और एट टाइम्स काफ़ी अनरिलेटेड थिंग्स आ जाती हैं, आपने कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं होता, कभी पॉलिटिक्स से लिंक्ड आ जाता है, कभी हिस्ट्री से लिंक्ड आ जाता है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपका इंटरेस्ट भी बिल्ड कर देगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मैंने पूरा आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपकी पहली स्ट्रेटेजी जो है किसी भी आइल्स एकेडमिक रीडिंग टेक्स्ट को लेकर क्या होनी चाहिए। सो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से।
इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो मैं पूरा सॉल्व करके आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रिटेन करने का मतलब ये कि एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर भूल गए, फिर दूसरे पे आए, पहला भूल गए, दूसरा पढ़ा, तीसरे पे आए, दूसरे के बारे में भूल गए। ठीक है, ये क्या होती है कि आपको याद नहीं रहता कि पैराग्राफ्स में क्या इन्फॉर्मेशन है। सो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप रिटेन करने में आपको हेल्प करेगी, आपको इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।